नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। कल अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमरोहा में सुना हो तो कल उन्होंने कितना बड़ा आक्षेप लगाया था, एक तरीके से कटाक्ष किया था राहुल गांधी और अखिलेश यादव के ऊपर, ये कहते हुए कि आजकल यूपी में दो शहजादे हैं जिनकी फिल्म की शूटिंग चल रही है और वो हमेशा परिवारवाद और तुष्टीकरण का टोकरा लेकर चले आते हैं। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कही थी जब पहले फेज की वोटिंग खत्म हो रही थी। कल पहला फेज खत्म हुआ और आज उसी स्टेटमेंट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जो यूपी में दो शहजादे वाली बात कही थी, आज उसका एक जवाबी हमला अखिलेश यादव ने दिया है। और आज पहली जॉइंट रैली थी अखिलेश यादव और राहुल गांधी की अमरोहा में, जहां के कैंडिडेट है दानिश अली। दानिश अली के भी बारे में आपको पता है कि संसद में बिधूड़ी साहब ने क्या क्या उनके लिए कहा था, और मैं उसमें आज नहीं जाऊंगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अखिलेश ने आज मोदी को कैसे जवाब दिया, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा कि पहले फेज में जो पश्चिम की हवा है वो बीजेपी का सफाया करेगी और पहले चरण में ही बीजेपी पलट गई। और साथ में उन्होंने ये कहा कि आजकल जो लोग फिल्म की बात कर रहे हैं तो उन्हीं की फिल्म नहीं चल रही है और बीजेपी का फर्स्ट डे फर्स्ट शो बिल्कुल फ्लॉप रहा। और ऐसे मजाकिया अंदाज में उन्होंने बोला कि वाकई में एक ऐसा लग रहा था कि मोदी जी को उन्होंने अच्छा खासा जवाब दे दिया है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा अखिलेश यादव ने। इधर पहले चरण का चुनाव हमने आपने सबने देखा और मैंने हर कार्यक्रम में, हर सभा में ये कहा कि इस बार पश्चिम की हवा जो चलेगी वो भारतीय जनता पार्टी का न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में सफाया करेगी। और कल ही जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पहले चरण में ही पलट दिया। जो लोग कहते थे कि उनकी फिल्म चल नहीं रही है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं, पहले दिन ही पहला शो भारतीय जनता पार्टी का फ्लॉप रहा। उनकी झूठी कहानी कोई सुनना नहीं चाहता। उनके घिसे पिटे डायलॉग अब जनता के बीच में चल नहीं रहे। उनकी सब खिड़कियां खाली हैं, कोई उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। इस फ्लॉप शो की बात करने के बाद असली मुद्दों पर अखिलेश यादव आए और आज उनके भाषण से एक झलक मिलती थी कि अभी आने वाले जो 6 फेजेस हैं, जिसमें की जॉइंट रैली होगी इंडिया अलायंस की और इंडिया गठबंधन की जो जॉइंट रैली होगी, उसमें किस किस तरीके की बातें होंगी और उसी के आधार पर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। आज अगर आप दोनों के भाषण देखें, चाहे वो अखिलेश यादव हो चाहे राहुल गांधी हो, उससे आपको झलक मिलेगी कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस की जो रैलियां होंगी उनमें किस किस तरीके की बातें सुनाई पड़ेंगी। अब अखिलेश यादव जब फ्लॉप शो की बात करके खत्म हो गए, उसके बाद उन्होंने यही कहा कि मोदी जी लोगों को झूठी कहानियां सुनाते हुए आए हैं और अब उनकी खिड़कियां खाली हैं। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि यूपी वाले लोगों का स्वागत तो अच्छा करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो ढोल बजाकर विदाई करते हैं। ये बात उन्होंने कही। साथ में उन्होंने जुमले पर कटाक्ष किया कि वो जुमला लेकर आए थे और 10 साल से कोई भी उनका जुमला पूरा नहीं हुआ है। क्या किसानों की आय दुगनी हो गई? क्या बुनकरों को उनका जो पैसा मिलना था वो मिल गया? कोई भी बात पूरी नहीं हुई। साथ में उन्होंने रोजगार के ऊपर भी कहा कि 2 करोड़ रोजगार के लिए बीजेपी ने कहा था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। फिर वो परीक्षाओं और पेपर लीक की उन्होंने बात की और एक बात जिसपे कि पूरा गुणा भाग उन्होंने अच्छे से कर दिया, वो था पेपर लीक का ही मामला और पेपर लीक से जुड़े हुए जो ग्रसित नवयुवक और उनके परिवार हैं, और पूरा गणित उन्होंने समझा डाला कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो 80 कंस्टिट्यूएंसीज हैं, हर
लोकसभा सीट से कैसे करीब 2.25 लाख वोट बीजेपी के खिसक जाएंगे। उसका आंकड़ा मैं आपको समझाती हूं कैसे अखिलेश यादव ने कहा। उन्होंने कहा कि 60 लाख नौजवानों का भविष्य पेपर लीक की वजह से बीजेपी ने अंधकार में डाल दिया, और 60 लाख परिवार का अगर आप एवरेज भी मान ले कि 3 लोग अगर हर परिवार में हैं, तो जिसका गुणा आप करेंगे तो 1,80,00,000 होते हैं, पूरे परिवार होते हैं। यानी कि अगर उसको 80 कंस्टिट्यूएंसीज हैं और उसको अगर आप 80 से भाग करेंगे तो फिर 2.25 लाख वोट हर कंस्टिट्यूएंसी से बीजेपी का खिसकेगा। ये मैथ्स उन्होंने आज लोगों को समझाई है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक नई बयार दिख रही है, जिस तरीके से अलग अलग कास्ट और कम्युनिटीज के लोग अब पंचायत करके लोगों को ये बता रहे हैं कि बीजेपी को वोट नहीं देना है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मोदी की गारंटी नहीं बल्कि ये मोदी की घंटी बज रही है, एक तरीके की खतरे की घंटी है। संविधान के ऊपर जब उन्होंने बातचीत की तो संविधान के ऊपर उन्होंने कहा कि संविधान की गारंटी और सम्मान दिलाना वो हमारा काम है, और इंडिया गठबंधन की जब सरकार आएगी तो हम ये इंश्योर करेंगे कि सभी लोगों का भविष्य सुरक्षित हो और आने वाली पीढ़ियों का जो भविष्य है वो भी सुरक्षित हो। आइए एक अंश सुनते हैं अखिलेश यादव की स्पीच का। यूपी वाले जब स्वागत करते हैं तो अच्छा स्वागत करते हैं, लेकिन जब विदाई करते हैं तो ढोल नगाड़े से विदाई करते हैं। इस बार तो अमरोहा की ढोलक बज करके भारतीय जनता पार्टी की विदाई होने जा रही है। जो कभी जुमले लेकर के आए थे, जिन्होंने कहा किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, आज 10 साल हो गए, बताओ किसी किसान की आय दोगुनी हो गई हो? कोई हमारा बुनकर भाई खुशहाल हो गया हो? हमारे नौजवानों को कहा कि नौकरी देंगे हर साल 2 करोड़। बताओ बेरोजगारी इस तरीके से फैली है और सरकार जानबूझ करके बेरोजगार रखना चाहती है। अभी जितनी भी सरकार में परीक्षाएं हुई हैं, सब पेपर लीक हो गए। पहला पेपर लीक हुआ, सरकार सावधान नहीं हुई। उसके बाद जितनी परीक्षाएं हुई सब में पेपर लीक हो गए। और कई बार मैंने कहा कि 60 लाख बच्चों का, 60 लाख नौजवानों का भविष्य अंधकार में डाल दिया इस सरकार ने। और अगर किसान नाराज हैं, अगर हमारा नौजवान भी नाराज है, और अगर 60 लाख बच्चों के परिवार का इन्होंने भविष्य छीना है, तो केवल अगर हम 60 लाख के परिवार के लोगों की नाराजगी को गिन लें, अगर एक परिवार में 3 लोग इस सरकार से नाराज हैं, तो 60 लाख बच्चों का पेपर लीक किया इन्होंने। अगर 60 लाख का गुणा हम 3 से करें तो 1,80,00,000 बनता है। और 1,80,00,000 अगर हम 80 लोकसभाओं से भाग दे दें तो बताओ 2,25,000 वोट कम हो रहा है हर लोकसभा में, क्या नहीं कम हो रहा है? और जिस तरीके से खुल करके बहुत सारे परंपरागत वोट जो बीजेपी को मिला करता था वो खुल करके विरोध कर रहे हैं। हर लोकसभा में पंचायत हो रही है। ऐसे परंपरागत वोट जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, मैं उनकी राजनीतिक चेतना को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपना पंचायत कर करके फैसला ले रहे हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। ये जो जुमले दिए थे वो गारंटी दे रहे हैं। इन्होंने कभी कोरोना भगाने के लिए ताली और थाली बजवाई थी। ये गारंटी नहीं, ये घंटी है इनकी। हमें इनकी गारंटी नहीं चाहिए। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान में हमें गारंटी दी है, वो संविधान की गारंटी चाहिए। और वो संविधान की गारंटी ही आपको अधिकार दिलाएगी। संविधान की गारंटी ही हमें आपको सम्मान दिलाएगी।
और अंत में अखिलेश यादव ने कहा कि ये गठबंधन बना है, ये बहुत अच्छी बात है और सारे जो उत्तर प्रदेश के जो लोग थे और सभी देश के लोग, बुजुर्ग खासकर, वो ये चाहते थे कि ये गठबंधन बने ताकि बेरोजगारी, महंगाई से लोगों को निजात मिल सके और जिस तरीके से बीजेपी ने भेदभाव किया है, कम से कम उन सारी चीजों का अंत होगा। अखिलेश यादव का भाषण इतना लंबा नहीं था, छोटा था। उसके बाद ताली की गड़गड़ाहट के बीच में राहुल गांधी आए और राहुल गांधी ने अच्छा खासा लंबा भाषण दिया। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो की बातें तो बताई, लेकिन साथ में आम आदमी के लिए उन्होंने कास्ट सेंसस, संविधान, तमाम जुड़ी हुई बातें, बेरोजगारी, किस तरीके से उद्योगपतियों को ही पैसे वाला मोदी जी ने बनाने की कोशिश की है, ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं। अब जो शुरुआत थी, उन्होंने यही कहा कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा है और ये विचारधारा की लड़ाई है। इस बात को राहुल गांधी ने कहा, हालांकि वो हर रैली में इस बात को बोलते हैं, लेकिन आज ये उनका ये सारी बातें करना इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये पहली जॉइंट रैली थी उत्तर प्रदेश में। अभी बुधवार को एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की। उसके ठीक अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको यूपी में जो 2 शहजादों की फिल्म की शूटिंग हो रही है उसकी बात कही। तो अब आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव का जवाब देना अपने आप में उसका एक सिग्निफिकेंस था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि पहली बार संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाना एक इलेक्टोरल मुद्दा बना है। ये आज राहुल गांधी ने खुद कहा है कि पहली बार इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र के रक्षा की बात कर रहा है। और उन्होंने कहा कि बीजेपी एक तरफ कहती है संविधान बदल देंगे और हम संविधान को बचाने की और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई कर रहे हैं। साथ में फिर उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी ने केवल 15 से 20 उद्योगपतियों को ही सारी मोनोपोली दे दी है, चाहे वो खदान हो, चाहे बिजली हो, एयरपोर्ट्स हो, डिफेंस की कंपनियां हो, इन सारी चीजों की मोनोपोली इन 20-25 लोगों के हाथ में दे दी है। और साथ में ये भी कहा कि 16 लाख करोड़ का कर्जा उद्योगपतियों का माफ किया गया है, लेकिन गरीबों के जेब में पैसा मोदी जी नहीं डालते। साथ में उन्होंने ये भी कहा और गरीबों को समझाने के लिए जो वहां पे जो लोग राहुल गांधी और अखिलेश यादव को सुनने के लिए आए थे, तो राहुल गांधी ने उनको समझाया कि अगर कई सालों तक किसानों का कर्जा माफ करे, उतना अमाउंट होता है 16 लाख करोड़। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम 25 साल तक मनरेगा आपको देंगे तो वो अमाउंट होता है 16 लाख करोड़। यानी कि वो लोगों को समझा रहे थे कि 16 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफ 22 उद्योगपति हैं और दूसरे तरफ हमारे 70 करोड़ लोग हैं जो कि 2 हिंदुस्तान जिन्होंने बनाकर रख दिया है, एक जो अत्यंत गरीब है और एक जो अत्यंत अमीर और अत्यंत पैसे वाला है। तब उन्होंने कहा कि हर एक गरीब के जेब में पैसा आएगा और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो किस तरह से उन्होंने अपने सारे मैनिफेस्टो की बातें बताई। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी मेक इन इंडिया तो करते हैं, लेकिन गरीब को पैसे नहीं देते हैं, सारे पैसे उद्योगपतियों के लिए जाते हैं और वहां पर वो मेक इन चाइना करने लगते हैं। आइए राहुल गांधी के इस स्पीच का एक अंश सुनते हैं। चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन और दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस, ये विचारधारा की लड़ाई है। और पहली बार इंडिया गठबंधन संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है और बीजेपी आरएसएस के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। आपने सुना होगा बीजेपी के नेताओं ने कहा कि अगर हम चुनाव जीत गए तो संविधान को हम बदल देंगे। सबसे पहले मैं इनसे कहना चाहता हूं, दुनिया में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान के संविधान को बदल सके। पिछले 10 साल नरेंद्र मोदी जी ने 15-20 अरबपतियों का दबाकर काम किया है। अदानी नाम आपने सुना होगा, सुना है? देश के सारे एयरपोर्ट उसको दे दिए।
पोर्ट्स दे दिए, बिजली, खदानें, डिफेंस की पूरी इंडस्ट्री दे दी। तरीका बड़ा सिंपल है। एक तरफ आपका ध्यान भटकाते हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान का पूरा धन इन्हीं 20-25 लोगों को दे देते हैं। पता नहीं आपको मालूम या नहीं, नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के सबसे अमीर अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आप जानते हो 16 लाख करोड़ कितना होता है? नहीं, बहुत होता है, मगर कितना होता है मैं आपको बताता हूं। हमने किसानों का कर्जा माफ किया था ना जब यूपीए की सरकार थी। अगर आप 25 बार किसानों का कर्जा माफ करो या 25 साल का मनरेगा का पैसा, इन्होंने 10-15 लोगों का कर्जा माफ किया है। आज हालत यह हो गई है कि 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के हाथ में। एक तरफ 22 लोग, दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, और दो हिंदुस्तान बन गए हैं। और आप देखते हो हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, छोटा व्यापारी रोज देखता है 20-25 अरबपति हैं, जो भी सपना देखना चाहते हैं पूरा कर देते हैं। हवाई जहाज में उड़ते हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में घूमते हैं, और बैंक का पूरा पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इन लोगों को दिया है। पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। आपका पैसा है। आप अगर शर्ट खरीदते हो 500 रुपए की, जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी अदानी देता है। आपकी आमदनी हजारों में, उसकी आमदनी हजारों करोड़ों में, मगर जितनी जीएसटी आप देते हो उतनी जीएसटी वो देता है। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। और ये 20-25 बड़े अरबपति चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ मेक इन इंडिया कहता है, और दूसरी तरफ जो लोग मेक इन इंडिया कर सकते हैं, छोटे व्यापारी, छोटे बिजनेस वाले, कारीगर, उनके लिए वो नोटबंदी और जीएसटी कर देता है और उनको खत्म कर देता है। उसको कोई मेक इन इंडिया नहीं चाहिए, उसे सिर्फ मेक इन चाइना चाहिए, क्योंकि वो चाहता है कि चाइना का माल हिंदुस्तान में बिके और अरबपतियों का उसका फायदा हो। इसके बाद राहुल गांधी ने तमाम अपने मैनिफेस्टो की बातें लोगों के बीच में रखी, चाहे वो महालक्ष्मी योजना हो जिसमें कि गरीब महिलाओं को चुनकर उनके खाते में पैसे डाले जाएंगे 1 लाख सालाना, और 8,500 रुपए प्रति माह। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स के लिए उनको कहा गया कि उनकी जो आय है वो दुगनी हो जाएगी। 2 करोड़ जॉब्स और 15 लाख बैंक अकाउंट में मोदी जी ने डालने के लिए कहे थे, वो किस तरह से पूरे नहीं हुए। और इंडिया गठबंधन की प्राथमिकता होगी कि सरकार बनते ही जो 30 लाख खाली पोस्ट बची हुई हैं उनको भरा जाएगा। इस बात को राहुल गांधी ने कहा। फिर अग्निवीर स्कीम पर उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 2 तरीके के जवान बना दिए हैं, एक जो नॉर्मल जवान है और दूसरे अग्निवीर है, जिनको ना शहीद का स्टेटस मिलेगा, ना उनके पास पेंशन की सुविधा होगी, ना उनके पास कैंटीन की सुविधा होगी। और अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो अग्निवीर स्कीम को वापस कर लिया जाएगा। इनफैक्ट राहुल गांधी ने कहा कि हम अग्निवीर की जो स्कीम है उसको फाड़कर फेंक देंगे। तो और साथ में उन्होंने यही कहा कि मोदी जी ने ही ये अग्निवीर स्कीम बनाई है, पीएमओ ने बनाई है। इस तरीके से उन्होंने मोदी जी के ऊपर हमला किया है। पेपर लीक को उन्होंने कहा कि पेपर लीक को लेकर हम कानून लाएंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे, और पेपर चेक करने के लिए जो आउटसोर्सिंग प्राइवेट कंपनी को दी जाती है उस पर कंप्लीट रोक लगाई जाएगी। फिर उन्होंने अपने राइट टू अप्रेंटिसशिप की बात की कि पहली नौकरी पक्की, और जितने भी ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनकी जिंदगी कैसे बदलेगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि तूफान आने वाला है। ये जो राइट टू अप्रेंटिसशिप है
यानी कि एक इतना क्रांतिकारी कदम है जिससे कि वाकई में युवाओं की जिंदगी बदल जाएगी। और प्राइवेट कंपनीज हो, चाहे पीएसयूज हो, चाहे डिफेंस की कंपनीज हो, सब जगह उन्होंने कहा कि 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी और इससे हिंदुस्तान की जो वर्किंग फोर्स है वो ट्रेंड हो जाएगी, स्किल्ड हो जाएगी। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि सबसे ज्यादा अगर मोदी जी ने किसी को तंग किया है तो वो है किसान, और उनको सही दाम नहीं मिले, कर्जा माफी उनकी नहीं की गई। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो एक कमीशन बनाएगी और वो कमीशन तय करेगा कि कब कब कर्जा माफ होएगा। यानी कि एक बार खाली कर्जा माफ होने से बात नहीं बनेगी, जब जब कमीशन कहेगा तो किसानों की कर्जा माफी की जाएगी। उसके बाद फिर कास्ट सेंसस का मुद्दा उन्होंने बड़े रोचक तरीके से उठाया और क्राउड से वो पूछ रहे थे, भीड़ से, कि आज आप कितने आदिवासी हैं, किसी को पता है, कितने दलित हैं, किसी को नहीं पता। और मीडिया में जो बड़े बड़े एंकर्स हैं उनकी लिस्ट राहुल गांधी ने निकाली और उसमें एक भी ओबीसी या दलित या आदिवासी नहीं है। जितने अरबपति हैं उनमें भी कोई एससी एसटी नहीं है। 90 लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो सेक्रेटरी लेवल पर हैं उनमें भी कोई बड़ा व्यक्ति एससी ना एसटी ना आदिवासी वर्ग से आता है। तो तमाम ये बातें उन्होंने कही राहुल गांधी ने, और फिर उन्होंने कहा कि हमारा ये मानना है कि अगर कास्ट सेंसस होगा, इंडिया अलायंस की सरकार उसको कराएगी, और कास्ट सेंसस कुछ नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का एक्सरे है। और साथ में वो ये कहते हैं कि मोदी जी ये एक्सरे नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से वो जनता को अपनी बातों को समझाने के लिए ये सारी बातें कह रहे थे, और ये कह रहे थे कि ओबीसी एससी एसटीज की जो आबादी है लगभग 90% है, और 90% की आबादी वाले लोगों की भागीदारी कहीं नहीं है। इस बात को लगातार राहुल गांधी संसद में भी बोल रहे थे और अब अपनी कैंपेन की रैलीज में भी उन्होंने यही बोलना शुरू कर दिया है। साथ में मीडिया पर भी उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि मोदी जी का चेहरा दिन भर मीडिया वाले दिखाते रहते हैं, और कैमरामैन और जो रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद थे अमरोहा में उनकी तरफ पॉइंट आउट करके कहा कि भाई इनको तो अपनी रोजी रोटी होती है, ये तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इनके मालिक हैं उनको निर्देशन मिला हुआ है सरकार की तरफ से, और इसीलिए दिन भर मोदी जी का चेहरा दिखाया जाता है। तो कुल मिलाकर ये सारी बातें राहुल गांधी ने कही। आइए एक छोटा सा अंश सुनते हैं राहुल गांधी के स्पीच का। आपने देखा होगा ये मीडिया वाले यहां बैठे हुए हैं, भाई और बहनों, मीडिया वाले कभी किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं ना? मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। मैंने आंकड़े निकाले भाई और बहनों, हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग? सन्नाटा छा गया, किसी को नहीं मालूम कितने लोग हैं पिछड़े वर्ग के हिंदुस्तान में, किसी को नहीं मालूम। देखा ना, यही प्रॉब्लम है, आपको अपनी शक्ति नहीं मालूम। दलित कितने, देखो, शक्ति नहीं मालूम। आदिवासी कितने, किसी को नहीं मालूम। यही प्रॉब्लम है। मैं बताता हूं, सबसे पहले आदिवासी 8%, दलित 15%, और आज तक पिछड़ों के बारे में कोई नहीं जानता। आपकी सबसे बड़ी आबादी है, मगर हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम कि पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। अगर मैं अखिलेश जी से पूछूं, वो भी आपको नहीं बता पाएंगे कि आज हिंदुस्तान में पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। सबसे ज्यादा हैं, मगर बता नहीं पाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार यह आंकड़ा हिंदुस्तान की जनता को नहीं देना चाहती है। यह है जादू। भाई और बहनों, मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकाली मैंने, मीडिया की बड़ी बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकाली, ये जो एंकर्स है ना हिंदुस्तान में, इनकी लिस्ट निकाली, बड़े बड़े पत्रकारों की लिस्ट निकाली। भाई और बहनों, इनमें एक पिछड़ा नहीं मिला मुझे, एक पिछड़ा नहीं है इनमें, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है, एक गरीब जनरल कास्ट का नहीं है, एक माइनॉरिटी का नहीं है। मतलब 90% हिंदुस्तान
मीडिया में है ही नहीं, कैसे आपकी बात लिखेंगे ये? अब आप कहोगे, मुझे कहोगे राहुल जी, पता नहीं, आप कहोगे राहुल जी हम मीडिया में कंट्रोल नहीं चाहते, शायद आप कहो। तो फिर मैं आपसे पूछता हूं, हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों के मालिकों की लिस्ट में पिछड़े कितने, दलित कितने, आदिवासी कितने? बताओ। जीरो। जीरो। अरबपतियों में से एक पिछड़ा नहीं है, एक दलित नहीं है, एक आदिवासी नहीं है। भाई और बहनों, बात समझो। दलितों से, आदिवासियों से, पिछड़ों से, गरीब जनरल कास्ट के लोगों से 24 घंटा पैसा लिया जाता है और वही 20-25 लोगों के जेब में जाता है। और उन 200 लोगों में एक पिछड़ा नहीं, एक दलित नहीं, एक आदिवासी नहीं। अब आप कहोगे राहुल जी हमें मीडिया नहीं चाहिए, हमें कॉर्पोरेट इंडिया में भी अपना कोई आदमी नहीं चाहिए। पता नहीं, क्योंकि इसके बारे में आप बोलते तो कभी हो नहीं, मैंने कभी सुना नहीं। कभी पिछड़े वर्ग के किसी भी व्यक्ति ने मुझे कभी नहीं कहा कि भैया राहुल जी कॉर्पोरेट इंडिया में तो हमारा कोई है ही नहीं। तो या तो आपको मालूम ही नहीं, और या फिर आप अपना आदमी वहां चाहते नहीं हो। यही दो चीजें हो सकती है, और तीसरा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैं आपसे कहूंगा ठीक है भैया, आप कॉर्पोरेट इंडिया में नहीं चाहते, आप मीडिया में नहीं चाहते, आप प्राइवेट अस्पताल नहीं चलाने चाहते, आप प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं चलाना चाहते, सरकार में तो भागीदारी चाहते हो ना? या वो भी नहीं चाहते? वो भी नहीं चाहते तो चलो फिर छोड़ते हैं भैया, पूरा का पूरा इनको दे दो, चलते हैं घर। अब मैंने आंकड़े निकाले, हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं। अखिलेश जी आपके चीफ मिनिस्टर थे यूपी के, थे नहीं थे? मगर सच्चाई मैं आपको बता देता हूं, अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर थे, मगर सरकार को ब्यूरोक्रेसी चलाती है, आईएएस अफसर चलाते हैं, क्योंकि अंत में ब्यूरोक्रेसी चीफ मिनिस्टर को, मंत्रियों को निर्णय देते हैं। और यही दिल्ली में हो रहा है। आप सोचते हो कि नरेंद्र मोदी सरकार चलाता, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं चलाता, 90 लोग सरकार चलाते हैं। 90 लोग सरकार चलाते हैं, उनको आईएएस अफसर कहा जाता है। बजट का पूरा निर्णय वो लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, 90 अफसरों में से जो रेलवे का बजट, डिफेंस का बजट, उत्तर प्रदेश को कितना पैसा मिलेगा, छत्तीसगढ़ को कितना जाएगा, जीएसटी कैसे बनेगी, मनरेगा कैसे बनेगा, ये सारे के सारे निर्णय 90 लोग लेते हैं। प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर फाइनल डिसीजन जरूर लेता है, साइन जरूर करता है, मगर ये 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, 90 में से पिछड़े कितने? वो देखो एक आदमी होशियार है वहां पे, वो ये कर रहा है। भाई और बहनों, 90 में से 3 आपके, 3 आपके, आपकी आबादी कम से कम 50%, और 90 में से 3 आपके, आदिवासियों की आबादी 8%, 90 में से 1 उनका, दलितों की आबादी 15%, 90 में से 3 उनके। मगर यह जरूरी नहीं है,
जरूरी आंकड़ा मैं अब आपको देने जा रहा हूं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। फिर से कहता हूं, अगर हिंदुस्तान की सरकार बजट में 100 रुपए खर्च करती है, ओबीसी अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। दलित अफसर 100 रुपए में से 1 रुपया, और आदिवासी अफसर 100 रुपए में से 10 पैसा। इन सबको जोड़ो, आपकी आबादी 73% है। 73% लोग 100 रुपए में से 6 रुपया 10 पैसा का निर्णय लेते हैं। तो अगर आपने दोनों अखिलेश यादव और राहुल गांधी की बातें सुनी हो, तो आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि ये वो सारे बिंदु हैं जहां पर मोदी सरकार इस समय बिल्कुल बैकफुट पर है। क्योंकि मोदी सरकार के पास संविधान को कैसे वो बचाएगी, भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह दें कि अरे भीमराव अंबेडकर भी आ जाएंगे तो भी वो संविधान को बदल नहीं सकते। इन सारी बातों को बोलना एक अलग बात है, क्योंकि जब मोदी जी के नेता और उनके घटक दल जब ये कहते हैं कि 400 इसलिए लाना जरूरी है क्योंकि संविधान को बदलना है, तो फिर ये बातें लोगों के दिमाग में नहीं, गले से नहीं नीचे उतरती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी जब ये घर घर जब लोगों को जाकर समझा रहे हैं कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो आपका आरक्षण नहीं बचेगा, ये जो चीजें हैं वो SC ST और OBC के जो तबके के जो लोग हैं उनमें ये घर कर गई है कि अगर 400 बीजेपी को आता है तो फिर उनका आरक्षण छिन जाएगा। तो ये सारी बातें लगातार वो बातें हैं संविधान को लेकर है। उसी तरह से महंगाई, बेरोजगारी, किस तरीके से उद्योगपतियों का फायदा हुआ है, किसानों को, यानी कि हर वर्ग को राहुल गांधी ने आज इस अपनी भाषण में एड्रेस करने की कोशिश की है। युवा, किसान, उद्योगपति के बारे में किस तरीके से जो बातें कही हैं, तो वो हर समाज के तबके को उन्होंने एड्रेस किया है। और इन दोनों के भाषण से ये भी एक झलक हमें मिलती है कि इंडिया अलायंस की अगर सरकार आती है तो फिर किस तरह से जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उसमें क्या क्या बातें आएंगी। और जाहिर सी बात है कि जितनी भी गलतियां मोदी जी ने की है उन सारी गलतियों को पलटने की कोशिश करेगी इंडिया अलायंस की सरकार। और जैसा कि उन्होंने कहा कि 25 की जो हवा है वो चल चुकी है और अब बीजेपी साफ हो जाएगी। तो अब दूसरा फेज 26 अप्रैल को है, तो देखना होगा कि किस तरीके से ये पूरा फेज अब आगे चाहता है, कैंपेन कैसे बिल्डअप करता है। लेकिन नैरेटिव्स के टर्म्स में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके का नैरेटिव इंडिया अलायंस गढ़ रहा है, इस बार कम से कम ऑपोजिशन की, यानी कि जो विपक्षी दल हैं, उनकी विश्वसनीयता लोगों में बढ़ रही है, क्योंकि इस बार वो जनता के करीब पाए जा रहे हैं, वो जनता की आवाज की बात कर रहे हैं, जनता की बातें कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, SC ST OBC से जुड़े हुए मामले हो, जाति जनगणना हो। और अगर आप सरकार का नैरेटिव देखें तो सरकार के पास क्या है बताने के लिए कि देखिए हमने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, हमने राम मंदिर बनवाया, हमने आर्टिकल 370 हटाया। तो ये चीजें लोगों को कितना जम रही हैं ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इंडिया अलायंस के नैरेटिव में एक ताजगी नजर आती है, जनता से वो करीब ज्यादा नजर आते हैं। अब ये बात दूसरी है कि उनकी रैलीज को और गोदी मीडिया दिखाता नहीं है, और क्योंकि मीडिया जिस तरीके से समय नतमस्तक है तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी की ही बातें चलती हैं। लेकिन क्या जनता इस डिफरेंस को समझ पाएगी? क्योंकि मोदी जी को देखकर एक उबाऊपन तो आ गया है, बीजेपी की बातों में एक उबाऊपन आ गया है। तो क्या इस उबाऊपन से बाहर निकलकर जनता अपने मन से सोचकर कि क्या नफा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या उस विजडम का इस्तेमाल करके अब जनता वोट करेगी? तो बहुत कुछ जनता पे निर्भर है। और जैसा कि मैंने परकला प्रभाकर का एक इंटरव्यू जो इसी चैनल पर किया था, तो उन्होंने यही बोला था कि इस बार का चुनाव ऑपोजिशन बनाम मोदी नहीं है, बल्कि जनता बनाम मोदी है। यानी कि जनता चाहती है कि मोदी जी को हटाए। और अगर ये नैरेटिव ऑपोजिशन के लोग गढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि पहले फेज की कैंपेनिंग से लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, हर जगह ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की सीटें फंसी हुई हैं। बीजेपी का पेच कहीं ना कहीं
जो जातिगत समीकरण बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया है या हिल गया है। और अगर ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है तो वाकई में बीजेपी के लिए मुश्किलें होंगी। मैं अभी भी ये दावे के साथ मैं ये नहीं कहूंगी कि बीजेपी केवल 150 सीटों पर सिमट जाएगी या फिर केवल केवल 200 ही सीटें आएंगी, लेकिन इस बार का चुनाव वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये बिल्कुल साफ हो गया है पहले फेज के बाद से, या पहले फेज की जिस तरह से कैंपेनिंग हुई है कि जो वन वे ट्रैफिक हमें दिखता था 2014 और 19 में, वो इस बार इतना आसान रहा बीजेपी के लिए नहीं है, क्योंकि इस बार विपक्ष लड़ता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि विपक्ष जीत ही जाएगा, लेकिन विपक्ष लड़ाई के मोड में है, कॉन्टेस्ट के मोड में है। और जब विपक्ष एकजुट होकर लड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं होगा जितना कि 2019 में और 2014 में था। 19 में तो एक बड़ा नैरेटिव उन्होंने गढ़ दिया था पुलवामा को लेकर, और बालाकोट की जो एयर स्ट्राइक्स हुई थी उसको लेकर एक बड़ा नैरेटिव गढ़ा था। लेकिन इस बार बीजेपी के पास वो बड़ा नैरेटिव नहीं होने के कारण इंडिया अलायंस का नैरेटिव हावी होता हुआ कम से कम दिख रहा है। लेकिन जनता उस नैरेटिव को किस तरह से लेती है, कैसे वोट करती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं वोट करने में, तो ये देखना होगा कि जनता किस तरह से अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके और किसको वोट देती है। लेकिन फिलहाल आज जो ये दो शहजादे हैं मोदी जी की भाषा में, कि ये दो शहजादों की जो फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो आज हो सकता है कि ये दो शहजादे मिलकर मोदी जी की नाक में हो सकता है दम कर दे, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दे, हो सकता है आने वाले दिनों में, किसको पता। आप बने रहिएगा हमारे साथ अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।